नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 133 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। यानी आज हम एक मोस्ट जनरल केस की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस बात किया था, यानी एक सिंपलेस्ट केस हम लेके चले थे। आज हम क्या लेके चलेंगे, एक मोस्ट जनरल केस। जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक है ना, ये क्या है, एक मीडियम होता है और एक मोस्ट जनरल मीडियम होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमने इस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपेगेट कर ली, उसकी स्टडी कर ली, यानी वो एक बार हमने ये पढ़ लिया, तो इसके बाद जो भी स्पेशल केस होते हैं, जैसे एक स्पेशल केस हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इन फ्री मीडियम, या फिर एक स्पेशल केस आएगा इन इंसुलेटर, एक स्पेशल केस आएगा इन डाइलेक्ट्रिक, या एक स्पेशल केस आएगा इन कंडक्टर। तो उन सारे केस को हम इससे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। यानी ये क्या है, एक मोस्ट जनरल केस है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए। आप बोल सकते हैं मोस्ट जनरल मीडियम है एंड नेम इज लॉसी डाइलेक्ट्रिक। नाम है तो नाम है, यानी क्या है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक। नाम क्या है इसका, लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो इसके और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहां से क्वेश्चन आता है, अगर नेट में, गेट में, जैम में क्वेश्चन कहीं से आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो या तो फ्री स्पेस से आता है या फिर इससे आता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, यानी ये लेक्चर आज का समझ में आ गया, तो आप किसी भी केस को ड्राइव कर सकते हो। यानी आपको हर केस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपेगेट कर रही है वो आपको पता है। कब, जब आप ये पढ़ लोगे। यानी लॉसी डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद आप किसी भी मीडियम के लिए क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। बात समझ में आई? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, और ये आज ही खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा लेक्चर है और आपको यहां पर पेशेंस बनाए रखना, धीरज बनाए रखना पड़ेगा। जो धीरज बनाएगा वही इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, या बोलते हैं वही इससे रिलेटेड डेरिवेशन होंगे उनको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, ना लॉसी डाइलेक्ट्रिक समझते हैं। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता कैसा मीडियम है, यानी इट इज मोस्ट जनरल मीडियम। पहले लिख के चलो, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा मीडियम होता है, इट इज मोस्ट जनरल मीडियम। ये क्या होता है, इट इज मोस्ट जनरल मीडियम। कहने का मतलब क्या हुआ कि वी कैन ड्राइव स्पेशल केस फ्रॉम इट, वी कैन ड्राइव ऑल other special case from it। अगर हमको ये आता है तो हमको किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपेगेट करेगी वो आता है। बात समझ में आई? ओके, ना अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है, यानी लॉसी डाइलेक्ट्रिक से मतलब क्या हुआ, लॉसी डाइलेक्ट्रिक यानी उसके कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ना इस मीडियम के। ओके, नाउ ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसको हम एक नाम और बोलते हैं, दैट नेम इज इम्परफेक्ट, या बोल सकते हैं वेरी पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे बोलेंगे पार्शियली कंडक्टिंग मीडिया। जो मीडिया क्या होता है, पार्शियली कंडक्टिंग मीडिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉसी डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो यहां पे लिख के चलेंगे, इट इज पार्शियली कंडक्टिंग मीडिया। कैसा मीडिया होता है ये, पार्शियली कंडक्टिंग मीडिया होता है। अब पार्शियली कंडक्टिंग मीडिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, यानी न तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है और ना ही परफेक्ट कंडक्टर है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, या यही बोल सकते हैं इनपरफेक्ट कंडक्टर। वो परफेक्ट कंडक्टर भी नहीं है, यानी उन दोनों के बीच का है, यानी पार्शियली कंडक्टिंग है, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक या फिर इम्परफेक्ट कंडक्टर। ओके, कंडक्टर। और एक चीज और एंड विथ, ऐसे लिख के चलो, विथ कॉमा लेकर गए, विथ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी कंडक्टिविटी नॉट इक्वल टू क्या होगी, जीरो, यानी कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगी। अगर कंडक्टिविटी जीरो हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, फिर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो जाता है, यानी गुड डाइलेक्ट्रिक हो जाता है। तो यहां पर लिख के चलेंगे, ऐसा क्यों हुआ, सिंस फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक
जो सिग्मा कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए हमें यहां पर क्या लेना पड़ा, सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ा फॉर ए लॉसी डाइलेक्ट्रिक, या बोलते हैं फॉर ए पार्शियली कंडक्टिंग मीडिया। समझ में आई इतनी बात? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक का समझ में आ गया। ओके ना, अब हमें क्या करना है, इस लॉसी डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करानी है, प्रोपेगेट करानी है, और उस वेव की स्टडी करनी है। वेव की स्टडी करने का मतलब उसकी वेव इक्वेशन क्या होगी, उसका वेव फंक्शन क्या होगा, उसका इंपीडेंस क्या होगा, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, या फिर वेव इंपीडेंस क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहां पर, अब हमें कुछ चीजें यहां पर अज्यूम करनी पड़ेंगे। जैसे मैंने ये बोला कि ये लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, तो हम यहां पर एक और स्पेशल केस लेके चलेंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे कि इस लॉसी डाइलेक्ट्रिक में जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है, यानी इट इज चार्ज फ्री लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो लेट अस अज्यूम दैट, एक अजम्पशन है ताकि जो हमारी कैलकुलेशन हो जाए ना वो बहुत मतलब थोड़ा इजी हो जाए। वैसे यहाँ पर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन होने वाली है, लेकिन उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम एक ऐसे मीडियम में कूद रहे हैं, या फिर ऐसे लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं जो कैसा है, चार्ज फ्री है, ताकि कैलकुलेशन में कुछ तो आसानी हमको देखने को मिले। तो लेट अस अज्यूम दैट our lossy डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज फ्री। कैसा है ये, चार्ज फ्री है। ये बात समझ में आई है आपको, इज चार्ज फ्री। चार्ज फ्री होने का क्या मतलब हुआ कि इसके लिए रो की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी, 0 है। चार्ज फ्री मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी है, 0 है। तो दिस इज माई रो। नाउ अब देखो, एंड एक चीज और है, एंड इट इज लीनियर, और ये कैसा है, लीनियर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एंड इट इज लीनियर, LENEAR, लीनियर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, क्या होता है, लिखो फटाफट, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया। लीनियर का मतलब होता है कि यहां पर जो D इक्वल टू होगा वो क्या होगा मेरे पास, एप्सिलॉन इनटू E के बराबर होगा, एंड जो यहां पर H इक्वल टू होगा वो किसके बराबर होगा, H इक्वल होगा क्या, 1/μ इंटू बी के बराबर होगा। और इसको मैं ये लिख सकता हूं कि B इक्वल टू किसके बराबर होगा मेरे पास, म्यू इंटू H के बराबर होगा। एंड एक चीज और होगी कि जो मेरे पास J इक्वल टू होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू E के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? तो दिस इज द, ये किसके कंडीशन हुई, दिस इज कंडीशन ऑफ लीनियर मीडिया। कैसी मीडिया है ये, लीनियर मीडियम है, तो उसके लिए जो कंडीशन होंगी, ये कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ओके, नाउ अब मैं वेव की बात कर रहा हूं, तो जो वेव होंगे वो किसके द्वारा गवर्न होंगी, मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा गवर्न होंगी। तो मुझे क्या चाहिए, इस टाइप के मीडियम में जो कैसा हो, चार्ज फ्री हो, और दूसरा कैसा हो, लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो, और कैसा हो वो, लीनियर हो, LI होता है ना, दूसरा कैसा हो वो, लीनियर हो। तो यहां पर जो मैक्सवेल इक्वेशन होंगी वो क्या बन जाएंगी, नाउ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर दिस मीडियम, नाउ Maxwell equation for our medium या medium will be, क्या हो जाएगा बताओ। पहला मैक्सवेल इक्वेशन क्या आ जाएगा, चार्ज कितना है, 0 है, तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको कि डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ B 0 होता है, B की जो कितना पुट करोगे, म्यू नॉट H पुट करोगे, म्यू नॉट बाहर आएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, समीकरण 1 बोल दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो थर्ड इक्वेशन की बात करो, ये मिटाऊं उधर, ठीक है, ये टॉपिक पता ना हमको क्या चल रहा है करके, ये मिटा देता हूं। ओके, आगे बढ़ो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन विल बी कि डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दिस इज माइनस का म्यू, एंड यहां पर कितना आता है, पार्सल H डिवाइडेड बाई पार्सल T आता है नहीं आता है, आंसर हाँ जी आता है। तो सेड सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 3 बोल दो। और जो हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास कितना, दिस इज सिग्मा इंटू E, ऐसा आएगा यहाँ पर, दिस इज सिग्मा इंटू E, एंड फिर प्लस का कितना हो जाता है, एप्सिलॉन, एंड हियर पार्सल E डिवाइडेड बाई पार्सल T। अब सिग्मा इंटू E कहाँ से आया, दिस सिग्मा यहाँ पे क्या आता है, J फ्री आता है, तो अगर J आता है यहाँ पर, तो J इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिग्मा इंटू E है, तो कितना हो जाएगा ये, सिग्मा इंटू E दिस थिंग। बात आई समझ में? ओके, सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 है, देखो कंडीशन क्या है, सिग्मा नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये 0 कब होता है, जब सिग्मा कितना होगा, 0 होगा। ठीक,
नाउ से इट इज समीकरण नंबर 4, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो। ओके नाउ अब देखो अब यहां पर मैं थोड़ा सा इन इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहता हूं। देखो कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। हमने एक चीज पढ़ी है पिछले लेक्चर में, एक हमारा अनुभव है। अनुभव क्या कहता है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी होता है, ई की पावर आइटा ओमेगा के साथ वेरी होता है नहीं होता है। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस देखा था तो वहां पर हमारे पास, मैं यहां पर आप में लिखना, ठीक है, बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू आया था, कुछ ऐसा आया था नहीं आया था कि ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के जेड, ऐसा कुछ आया था नहीं आया था, आंसर है हाँ जी आया था। तो वहां से हमको एक हिंट ये मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो टाइम के साथ ई की पावर आयोटा ओमेगा टी के साथ वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या करेगा, ऐसे ही वेरी करेगा। हम एक अनुमान लगा सकते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ इस तरीके से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, आंसर है हाँ जी बोल सकते हैं। तो लिख के चलेंगे इसी बात को कि लेट अस अज्यूम दैट अभी जो अजम्पशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है इसको। लेट अस अज्यूम दैट ई एंड एच वेरी विथ टाइम एज ई की पावर आइटा ओमेगा टी। कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज जो मेरे पास ई वेक्टर है वो किसके बराबर है, बराबर नहीं बोलेंगे, वो किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोलते हैं, प्रोपोर्शनल में नहीं बोल सकते, यानी उसके फंक्शन में, ई के फंक्शन में एक टर्म क्या आएगा, टाइम वाला टर्म क्या आएगा, ई की पावर ओमेगा टी आएगा, और जो मेरे पास एच का फंक्शन होगा या फिर जो एच होगा उसमें भी क्या होगा, ई की पावर आइटा ओमेगा टी होगा। ठीक है, ई और एच, ओके समझ में आई बात। तो इस तरीके से ई और एच टाइम के साथ क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अगर ई और एच टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहे हैं तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी निकालूं। नाउ अगर मैं क्या निकालूं, पार्शियल ई डिवाइडेड बाई पार्शियल टी निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, और ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर समथिंग यानी ई की पावर ओमेगा टी, और आइटा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बताओ, आइटा ओमेगा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पार्शियल ई डिवाइडेड बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आइटा ओमेगा, और ई की पावर कितना आ गया, ये आइटा ओमेगा टी आ गया, आया नहीं आया। नाउ अब देखो ये जो चीज है यहां पर, दिस इज अगेन ई, ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो दिस इज, और ये इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, ट्रिपल, मतलब ऐसे इक्विवेलेंट बोल देंगे हम इसको। तो दिस इज आइटा ओमेगा और इनटू कितना आ गया, ये ई आ गया। तो यहां से मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास आइटा ओमेगा है वो किसके इक्विवेलेंट है, पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी के इक्विवेलेंट है। तो पार्शियल डिवाइडेड पार्शियल टी इज इक्विवेलेंट टू आइटा ओमेगा, है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पर एक चेंज था, यहां पर माइनस आ गया था। माइनस क्यों आया था, वहां पर बस इतना चेंज था कि यहां पर माइनस आइटा ओमेगा था, इसलिए क्या आ गया था, माइनस आ गया था। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। हमको देखना पड़ेगा हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है। ठीक है, अगर फंक्शन इस टाइप का होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर यहां माइनस हुआ तो माइनस आ जाएगा। ठीक, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है ना। अब देखो अगर मैं क्या निकालूं यहां से, अगर मैं इसका स्क्वायर देखूं यानी पार्शियल स्क्वायर, अगेन इसको क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट करूं। अगर मैं क्या निकालूं यहां से, डेल स्क्वायर ई और डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर निकालो, क्या निकालूं, डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर फाइंड करूं, देन व्हाट वी विल हैव इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आइटा ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास पार्शियल स्क्वायर ई डिवाइड में कितना आ गया, पार्शियल टी स्क्वायर आया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आ गया, ई आ गया। तो यहां से मेरे पास पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, इसका मतलब जब जब मेरे को अभी जितना भी कैलकुलेशन करूंगा वहां पर मेरे को पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर दिखेगा, उसमें क्या पुट कर दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जहां मेरे को पार्शियल ओवर पार्शियल टी दिखेगा वहां पे क्या पुट कर दूंगा, मैं आयोटा ओमेगा पुट कर दूंगा। ठीक, अगर इतनी बात समझ में आई तो इस पूरे को क्या कर दो, एक इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ने बंद कर दिया। अगर आपने ब्रैकेट ने बंद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जगह चाहिए, मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो मैं कुछ चीजें मिटाने के लिए इधर वाला पार्ट मिटा दूं, या फिर उससे पहले थोड़ा बहुत हो सकता है, चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि यहां पर आ जाएगा।
ना। अब देखो, अब हमारा पहला एम क्या रहता है, जैसे कि हमने फ्री मीडियम में देखा था, जैसे ही हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन लिखने के बाद जो हमारा फर्स्ट एम रहता है वो क्या रहता है, क्या फाइंड करना, वेव इक्वेशन फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वेव इक्वेशन फाइंड करेंगे। लेट अस नाउ फाइंड, लेट मी फाउंड, यहां पे लेट अस फाउंड वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच। लेट अस फाउंड वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच। क्या करो, ई और एच के लिए क्या निकालते हैं, हम वेव इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो वहां पर हमने किन दो इक्वेशन के हेल्प से निकाला था, एक हमने इसकी हेल्प से, दूसरा हमने इसकी हेल्प से। तो अगेन सेम यही करेंगे। इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 नाउ फ्रॉम इक्वेशन, सबसे पहले ई के लिए देखे ना, नाउ फॉर ई, किसके लिए देखो, फॉर ई के लिए देखो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड के देखना किसकी हेल्प लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प लेंगे। नाउ इन इक्वेशन 3 टेकिंग कर्ल बोथ साइड, दोनों ओर क्या ले लो, कर्ल ले लो, टेकिंग कर्ल बोथ साइड। अब देखो, जो बच्चा ना सीधे इस लेक्चर में आया होगा उसको थोड़ा बहुत समस्या का मतलब सामना करना पड़ रहा होगा, उसे स्टेप को बार बार देखना पड़ रहा होगा। लेकिन जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस पढ़ा है ना, उसको लग रहा होगा अरे सेम तो कर रहे हैं, कुछ भी तो चेंज नहीं हो रखा है, सेम ही तो है, ऐसा उसको फील आ रहा होगा। आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा होगा। देखो इसको क्या करो, कर्ल निकालो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा ये, दिस इज माइनस का म्यू पार्सल ओवर पार्सल टी एंड इनटू कितना आ गया, ये कर्ल ऑफ एच आ गया। ठीक है, अब तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा भैया, फटाफट नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप खुद लिखो, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसका आंसर क्या हो फटाफट लिख दो। ठीक है, जिसने पढ़ा है पिछला लेक्चर वो जल्दी बता देगा भैया इसका अर्थ क्या होने वाला है, यानी इसका मतलब क्या है, या बोल सकते हैं इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। जल्दी करो फटाफट, कौन बताएगा इसका एक्सपेंशन, कौन बता पाएगा। जीनियस बच्चे ने लिख लिया होगा कि ये इक्वेशन मतलब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो मैं क्या लेने वाला हूं वो उसको पता है, यानी मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाला हूं कर्ल से रिलेटेड वो भी उसको पता है। कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है। ओके किया, देखो क्या होता है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर माइनस लाप्लासियन ऑफ वेक्टर, ऐसा तो होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस क्या आ जाएगा, दिस इज लाप्लासियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का म्यू पार्सल ओवर पार्सल टी एंड ये क्या है मेरे पास, कर्ल ऑफ एच है। कर्ल ऑफ एच इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये देखो ये पूरी वैल्यू है, उठाएगा पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा एंड इनटू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, पार्सल ई, उससे पहले क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन भी है, तो एप्सिलॉन इनटू कितना आ गया, ये पार्सल ई डिवाइड में कितना आया, पार्सल टी आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ओके, नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू 0 बिकॉज फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, तो दिस थिंग इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू कितना है, 0 है, बिकॉज हमारा जो मीडियम है वो कैसा चार्ज फ्री है, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा मेरे पास लाप्लासियन ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। फिर एक काम करो, पहले इस माइनस से ही माइनस काट दो या इसको ऐसे रहने दो, कितना आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा पार्सल ई डिवाइड में कितना आया, पार्सल टी आया एंड प्लस दिस इज एप्सिलॉन एंड ये क्या आ गया मेरे पास, पार्सल स्क्वायर ई ओवर कितना आ गया, पार्सल टी स्क्वायर आ गया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे आप समझ गया सर, मैं आपने मेरे को ये पार्सल ओवर टी और पार्सल स्क्वायर ओवर पार्सल टी स्क्वायर क्यों कैलकुलेट कराया, क्योंकि मैं इनको यहाँ से उड़ा कहाँ पुट कर सकूँ, इधर पुट कर सकूँ, सिंपल सी बात थी ना। ओके, तो कुछ स्टेप पहले हमने अजमा लिए, पहले हमने निकाल लिए कि भैया बाद में इनको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको टैक्टिक या फिर चालाकियां अपनानी पड़ती हैं, पहले से ही तीर कमान लेके चलना पड़ता है। अब इनका क्या कर दो, यहाँ पे फटाफट से यूज कर दो। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो मैथमेटिक्स वाला कि इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, इस म्यू को भी अंदर ले जाओ यार, तो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा, इसको कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा मेरे पास कितना, आयोटा ओमेगा और इंटू कितना आ गया, ये ई आ गया एंड प्लस का, फिर अगेन म्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन और इसको कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर और अंदर कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास कितना, सिंपल ई। ओके, ये बात समझ में आई आपको, ठीक हो गया। अगर इतनी बात समझ में आई तो फटाफट क्या करो, उसको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करो, यहाँ पर सॉल्व करो। तो दिस इज डेल स्क्वायर ई एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज आयोटा सिग्मा न्यू ओमेगा इंटू ई एंड फिर माइनस का क्या हो जाएगा, ये दिस इज न्यू
एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और इनटू कितना आ गया ये ई आ गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ई। देखो दोनों ओर से ई कॉमन है, कुछ चीज़ें और कॉमन है, क्या लिख सकते हैं कॉमन यहाँ से हम, आयोटा सिग्मा ओमेगा, सॉरी आयोटा न्यू ओमेगा बाहर ले लो, अंदर कितना बचा, ये मेरे पास बच गया, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, सिर्फ सिग्मा बचा, बचा नहीं बचा, सिर्फ सिग्मा बचा। एंड दिस इज माइनस, और ये बाहर आ गया, ये बाहर आया, ये बाहर आया, और क्या बचा यहाँ पर, एप्सिलॉन बचा, और कितना बचा, ओमेगा बचा, ठीक है, एप्सिलॉन बचा और कितना बचा, ओमेगा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, आयोटा, न्यू बाहर आ गया ना, नीचे कितना आया, आयोटा आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और ई कहाँ गया, इन सब से बाहर आ गया, ठीक है। इस आयोटा को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू आयोटा न्यू ओमेगा, एंड इनटू कितना आ गया ये सिग्मा, एंड प्लस का आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये ई आ गया। एंड दिस क्वांटिटी विच इज इन द प्रोडक्ट ऑफ ई इज वेरी वेरी स्पेशल क्वांटिटी, और बहुत स्पेशल चीज़ है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, कि दिस क्वांटिटी लेट अस से कि जो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है, आयोटा न्यू ओमेगा एंड इनटू सिग्मा प्लस का आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, गामा स्क्वायर, a special type of quantity which is known as gamma square, and here gamma is, and you have to remember it, ठीक है। अभी तो 4 इक्वेशन हो गए, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 5 बोल दो। दिस इक्वेशन 5 इज एक्चुअली बैकबोन ऑफ होल लेक्चर। आप इसमें कुछ याद रखो या ना रखो, इस इक्वेशन 5 को याद रखो, कि मतलब हर जगह, मतलब कहीं ना कहीं ये गामा की वैल्यू ये है करके हमें ये याद रखना है, ये अपने दिमाग में बैठा लो कि गामा क्या होता है, मेरे पास ये होता है। अगर याद नहीं भी हो रहा है कैसे आती है गामा की वैल्यू, ये हमें पता होना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कैलकुलेट करना है, और ये तो हमको पता है ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट में कितना टाइम लगेगा आपको, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में आपको गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी ना। इस गामा का कुछ ना कुछ नाम होगा, आंसर है हाँ जी, इसका नाम है, इसे हम बोलते हैं क्या, प्रोपगेशन कांस्टेंट। दिस गामा इज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, समझ में आई बात। तो गामा इज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, अब गामा स्क्वायर पता है तो उठा यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू कितना आया, गामा स्क्वायर एंड इनटू कितना आ गया, ये ई आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसे इधर ले आओ, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, गामा स्क्वायर ई एंड माइनस का गामा स्क्वायर इंटू ई एंड इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, समीकरण नंबर 6। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। एंड दिस इक्वेशन नंबर 6 इज वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है हमारे पास, वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये क्या लिख दी हमने यहाँ पर, वेव इक्वेशन लिख दी। समझ में आई इतनी बात। नाउ इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी कि दिस इज होमोजीनियस और हाँ होमोजीनियस हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन। ना बोलते हैं होमोजीनियस वेक्टर हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक नाम ये भी होता है, क्या होता है, और इसको कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं, होमोजीनियस वेक्टर। वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ वेक्टर बने हुए हैं, तो वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर हेल्महोल्ट्ज के नाम पर हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई। ठीक है, हम सिंपल क्या याद रखेंगे, इट इज वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे। और कभी कभी ये भी याद रखना अच्छा रहता है, आप लिख लोगे कॉपी में तो मजा ही आ जाएगा। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर कितनी इक्वेशन छुपी होंगी, 3 इक्वेशन छुपी होंगी। किस किस के अलोंग, एक फॉर द कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग जेड एक्सिस। वो लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए कि इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर 3 इक्वेशन छुपी होंगी। बिकॉज जो ई के कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, एक
आई डायरेक्शन में यहाँ पे एक्स एक्सेस की ओर और एक वाई एक्सेस की ओर और एक कहाँ की ओर जेड एक्सेस की ओर। ठीक है, इसमें बात समझ में आई। यहाँ पर उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये दिमाग में बैठा के चलो कि इक्वेशन नंबर 6 के अंदर कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। ठीक है, हमने जब वेव इन फ्री स्पेस किया था वहां पर हमने इक्वेशन लिखी भी थी, लेकिन यहां पर उनको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, हमारा दिमाग में वो चीज क्या है, फिट है बाय डिफॉल्ट। ओके, नाउ अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एच के लिए भी क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली फॉर एच, सिमिलरली फॉर एच वेव इक्वेशन विल बी देखो कैसे हो जाएगी वेव इक्वेशन। अगेन क्या करोगे कि कौन सी इक्वेशन निकलेगा, इस इक्वेशन 4 से निकलेगा। क्या करोगे, इस इक्वेशन 4 का कर्ल करोगे दोनों साइड, कर्ल करने के बाद ये वैल्यू पुट करोगे और ये क्या आ जाएगा, सिंपल ऐसा ही कुछ एक एक्सप्रेशन आएगा, जहां पर ई है वहां क्या आ जाएगा, सिंपल एच आ जाएगा। ठीक है, अब उसको बार बार इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर लिखा है, तो जैसे हमने ई के लिए किया वैसे एच के लिए करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो हमको पता है वो क्या आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, सिर्फ ई की जो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो सिमिलरली तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर एच वेक्टर माइनस कितना आ गया, ये गामा स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, ये ई आ गया, सॉरी एच आ गया, इंटू एच, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड से इट इज समीकरण नंबर 7। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 7 बोल दो। तो इट इज वेव इक्वेशन फॉर एच। एंड अगेन this equation number 7 contain 3 equation, which is one is for the x component of h, another one is y component of h, and the third one is z component of h। ये बात समझ में आई आपको। तो ये दो क्या होगी, वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, बताओ। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखो वेव इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इन दोनों क्या निकालना है, मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है, ये याद रखना, ये काम आएगा आगे भी, इन दोनों को हम यूज करेंगे आगे भी, याद रखना, बार बार इसको नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। नाउ अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7। नाउ अब ये जो मेरे पास इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 है, ये कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में है। तो एक सिंपलेस्ट, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर दूं। 1 डायमेंशन में रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि जो मैं कह रहा था ना, इसके अंदर 3 इक्वेशन है, इसके अंदर 3 इक्वेशन है, तो उन 3 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसा बोल के चल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, तो अज्यूमिंग our wave is propagating in z cap direction, our electromagnetic wave is propagating in z cap direction, in z cap यानी z डायरेक्शन में क्या कर रही है, हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है इन z cap डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ओनली कंपोनेंट ऑफ जेड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव फंक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेड का कंपोनेंट होगा। ठीक है, या फिर जेड पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दिस इज ओनली ए फंक्शन ऑफ ई जेड, एंड जो मेरे पास एच है, दिस एच इज ओनली ए फंक्शन ऑफ एच जेड। इस सिर्फ किसका फंक्शन होगा, एच जेड का फंक्शन होगा, यानी इस एक्स और वाई पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ में आई। तो एंड अगर एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो फिर नहीं कर रहा है तो इसमें क्या ही कहना होगा। ठीक, एंड फिर और क्या लिखो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एच आर अलोंग किसके, मतलब कहां की ओर होंगे, बताओ इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ई और एच की डायरेक्शन कहां की ओर होगी। देखो अगर प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में है, हम जानते हैं ई एंड एच बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड ई एंड एच ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब अगर ई एक्स एक्सिस की ओर है तो जेड की एच कहां की ओर होगा,
वाई एक्सेस की ओर होगा। सिंपल सी बात हुई। ई एंड एच आर अलोंग एक्स कैप एंड वाई कैप रिस्पेक्टिवली दो कहां की ओर है? ई जो है वो किस डायरेक्शन में है? एक्स कैप डायरेक्शन में है, और जो वाई है वो किस डायरेक्शन में है? सॉरी, जो एच है वो किस डायरेक्शन में है? वाई कैप डायरेक्शन में है। नाउ इक्वेशन 6 बिकम, वैसे लिखो यहां पर, नाउ इक्वेशन 6 बिकम, ये कंडीशन, ये अजम्पशन लगाने के बाद जो इक्वेशन 6 है वो क्या बन जाएगी? जो मेरे पास यहां पर क्या था? लाप्लासियन था। ये सिर्फ कौन सा वाला बचेगा? यहां पर जेड वाला बचेगा। यानी मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? पार्सल स्क्वायर ओवर पार्सल जेड स्क्वायर बचेगा, और बाकी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बिकॉज अगर उसका डिफरेंशियल करूंगा और जेड एक्स और वाई का फंक्शन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और यहां पर क्या बचेगा मेरे पास? ई जेड बचेगा। और दिस इज स्केलर। हाँ, ये जो ई जेड है ये क्या होगा? स्केलर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। एंड एक माइनस कितना आ जाएगा? माइनस दिस इज गामा स्क्वायर, और इनटू कितना आ जाएगा? ये ई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में आपने इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी? आंसर हाँ जी, की थी। कैसे करते थे हम? पहले क्या निकालते थे? रूट निकालते थे। कुछ ऐसा बोलते थे ना कि क्या बोलते थे उसको हम? एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, और फिर उसके रूट्स निकालते थे। कुछ ऐसा होता था नहीं होता था? होता था। तो इसको कुछ इक्वेशन बोल दूं मैं? 7 हो गया था। नाउ इक्वेशन नंबर 8, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन 8। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन 8। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसके हम रूट्स निकाल लेंगे। ये मेरे पास क्या है? यहां पर 2 बार डेरिवेटिव है, इसको क्या बोल देते हैं हम? एम स्क्वायर, एंड माइनस कितना आ जाएगा? गामा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस गिव्स अस m इक्वल टू प्लस माइनस गामा। यानी यहां पर इस एक्सिलरी इक्वेशन के, ये क्या थी? एक एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं हम, सब कुछ ऐसा ही बोलते हैं। आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन आपको पता है इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं करके। ठीक है, इसके तो रूट निकले। कैसे रूट निकले? दोनों रियल निकले और डिस्टिंक्ट निकले। और जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तब उसका एक सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर, या फिर एक निश्चित सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है? देन जो रूट है वो कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। Then solution of equation 8, then solution of 8 will be क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी ई जेड इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या? ई जेड इक्वल टू ई नॉट ई की पावर m1 इंटू जेड होता है, तो m1 कितना मान लिया हमने? माइनस का गामा इंटू m, फिर प्लस कितना आ जाएगा? ये ई नॉट प्राइम, और वहां हम ए और बी कांस्टेंट लेते हैं, जहां पर ई नॉट और ई नॉट प्राइम क्या है? कांस्टेंट है। ई की पावर कितना आ जाएगा? ये गामा एम, सॉरी गामा एम नहीं होता है, इंटू जेड होता है। ठीक है, इंटू जेड, और ये भी कितना आ जाएगा? इंटू जेड आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता है हमारा। ओके, समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो क्या होता है ना, वहां पर ऐसे करके होता है क्या? y इक्वल टू सॉल्यूशन होता है c1 e की पावर m1 इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर m2 इंटू एक्स। ऐसे सॉल्यूशन पढ़ा है आपने? यहां पर C1 की जो कितना पुट कर रखा है मैंने? ई नॉट ई की पावर m1 क्या है मेरे पास? माइनस गामा इंटू जेड प्लस ई नॉट प्राइम, यानी C2 को जो कितना आ गया? ई नॉट प्राइम ई की पावर गामा जेड। गामा इक्वल टू कितना है मेरे पास? m2 है। m2 इक्वल टू कितना है? गामा है, तो गामा इंटू कितना आ गया? जेड आ गया। आई बात समझ में? ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। मैथ्स पढ़िए तो आ जाएगा फटाफट। ओके, नहीं पढ़े तो फिर भी आ जा रहा है, कोई मैंने पूरा ही करा दिया, क्या ही दिक्कत है यहाँ पर? ओके ना, अब देखो, अब इस इक्वेशन को देखो, सॉल्यूशन निकला, इस सॉल्यूशन को देखो, क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है? हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि अवर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। लेकिन ये जो यहां पर टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये किसको दिखा रहा है? वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड का डायरेक्शन दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड का डायरेक्शन। बात समझ में आई? ये किसको दिखा रहा है? वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसका मतलब इस टर्म ने यहां पर नहीं आना चाहिए था। ऐसा होगा नहीं होगा? दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड कैप डायरेक्शन। देखो हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम पर ऐसे डिपेंड कर रहा है, आइटा ओमेगा। अभी मैंने यहां पर देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई की पावर गामा जेड पर डिपेंड कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो यहां से ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई किस पर डिपेंड कर रहा है? गामा जेड प्लस का आइटा ओमेगा टी। ऐसा कुछ आ रहा है, यानी दोनों के साइन क्या है? सेम है। और जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो वो किसको दिखाता है? वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड का डायरेक्शन। तो ये जो टर्म है यहां पर किसको दिखा रहा है? वेव प्रोपेगेटिंग इन माइनस जेड का डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसका मतलब इस टर्म ने यहां पर नहीं होना चाहिए था। अब ये टर्म यहां पर कब नहीं होगा?
जब ये ई नॉट प्राइम कितना होगा, जीरो होगा। जैसे ही ई नॉट प्राइम जीरो होगा ऑटोमेटिकली ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन जो ई नॉट प्राइम होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ई नॉट प्राइम इक्वल टू जीरो। ई नॉट प्राइम जीरो क्यों आया, बिकॉज दिस टर्म हैज टू बी जीरो एंड फॉर दिस वी हैव टू फोर्सफुली टेक ई नॉट प्राइम एज ए जीरो। इफ ई नॉट प्राइम इज जीरो देन वी हैव ई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई नॉट ई की पावर माइनस का गामा इंटू जेड। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई बात समझ में? अगर ये सॉल्यूशन है हमारा एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 8, आया नहीं आया, व्हेन वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड का डायरेक्शन। एंड इफ यू सी इज दिस सॉल्यूशन देयर इज नो टाइम, यहां टाइम नहीं है, जैसे देयर इज नो टाइम डिपेंडेंसी। अगर कहीं पर टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेटियल पार्ट बोलते हैं। तो दिस इज स्पेटियल पार्ट, यानी टाइम पार्ट यहां से गायब हो रखा है, नहीं हो रखा है, सिर्फ यहां पर कौन सा पार्ट है, स्पेटियल पार्ट। तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेटियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज स्पेटियल सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारा, दिस इज स्पेटियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 का क्या है, ये स्पेटियल सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? ठीक, अगर ये समझ में नहीं आया ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो एक तरीका और क्या हो सकता है कि इस वेव फंक्शन ने एट इन्फिनिटी पर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एट इन्फिनिटी पर फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन मैं जैसे ही यहां पर इस जेड की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं तो ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इस वेव फंक्शन की कंडीशन को बिगाड़ दे रहा है, यानी इन्फिनिटी पर क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वेव फंक्शन है तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी होने का मतलब वहां हम डिफाइन कर ही नहीं पा रहे वेव को इस इक्वेशन से, जब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। यानी इस टर्म में क्या होना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए। तो ये क्या होगा, अल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। पहला चीज तो समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि एट इन्फिनिटी जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और वो फाइनाइट तभी होगा ये टर्म जब जीरो होगा। ओके, नाउ दिस इज द स्पेटियल सॉल्यूशन। नाउ ये तो स्पेटियल निकला, अब मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, यानी जो टाइम के साथ है वो भी चाहिए। और हमने पहले अज्यूम कर रखा है कि टाइम में कैसे डिपेंड कर रहा है, वो ई की पावर आइटा ओमेगा टी के साथ डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल क्या करो, उसको यहां पर ऐड कर दो, मतलब उसको यहां पर जोड़ दो, वो क्या निकल जाएगा, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, लिख के चले। ओके लिखो, नो एक मिनट वेट, ठीक है। नाउ अब लिखो, now time dependent solution, now time dependent solution of equation 8 will be, क्या हो जाएगा बताओ। सिंपल, जो हमने पहले अज्यूम कर रखा है कि टाइम पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, उसको क्या कर दोगे, यहां पर इंक्लूड कर दोगे। तो मेरे पास यहां से E अब क्या आ जाएगा, जेड कॉमा टी आ जाएगा। ठीक है, ई जेड कॉमा, बिकॉज टाइम डिपेंडेंट, ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई नॉट ई की पावर माइनस का गामा इंटू जेड और इंटू कितना आ गया, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। और अगर मैं इसको कैसे लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा तो मेरे पास ई वेक्टर जेड कॉमा टी इज इक्वल टू, दिस इज ई नॉट एंड ई की पावर कितना आ गया, ये माइनस का गामा इंटू जेड, फिर प्लस का कितना आ जाएगा, ये आयोटा ओमेगा टी एंड दिस इज इनसाइड ए ब्रैकेट। और हमने अज्यूम कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स कैप डायरेक्शन, तो यहां कितना आ जाएगा, ये एक्स कैप आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज अवर टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8। क्लियर हुई इतनी बात? एंड वी कैन से इट सम इक्वेशन नंबर, क्या बोल दो या कुछ मत बोलो, चलो ऐसे रहने दो फिलहाल इसको। ठीक है, या फिर बोल दे, बोली दो इक्वेशन नंबर, क्या बोल दो इसको, 8 9 बोल दो। क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, याद रखना इसको, ये इक्वेशन नंबर 9 है। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा हुआ है, गामा के टर्म में, गामा इक्वल टू कितना है, यानी ये है। ठीक, अब इधर ध्यान से देखो, दिस गामा इज एक्चुअली ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स, एक सम्मिश्र संख्या है या नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो लिख के चलेंगे अब, सिंस वी कैन सी दैट, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 we can see that gamma is complex number। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गामा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस आयोटा बीटा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते कि कोई एक अल्फा और फिर बीटा, ऐसा लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता, आंसर आदि लिखा सकता है। जैसे z इक्वल टू कितना होता है, इधर लिखूं मैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई,
जहां पर x क्या है रियल पार्ट, आयोटा y क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा y। सिमिलरली ये मेरे पास एक गामा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर हाँ जी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा वो हमारे कैलकुलेशन की बात है, उसको हम आगे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, हमारा एम क्या रहेगा अब इस अल्फा बीटा को निकालना। लेकिन अभी अभी के लिए हमें बोल रहे हैं कि गामा इक्वल टू क्या है मेरे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, इसमें हमने कोई गलती थोड़ा करी ऐसा लिख के, कोई गलती नहीं करी। अब अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा ये हमारा जो आने वाला समय है वो बताएगा। ठीक ना, से इट इज सम इक्वेशन नंबर क्या बोल दो उसको 10 बोल दो, एंड नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 9। इसे क्या करो इस इक्वेशन 10 को इक्वेशन नंबर 9 में रखो। वी विल फाइंड अल्फा बीटा को हम बाद में ज्ञात करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू बाद में निकालेंगे। बाद में मतलब कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय नहीं, जैसे कुछ चीजें होंगी यहां पर, फिर एक हम पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्फा एंड बीटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा यहां पर लिखे ना दो टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की वैल्यू बाद में निकालेंगे। ओके बाद में मतलब समझ में आ गई बात। ओके नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 9। क्या करो इस इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 में क्या कर दो पुट कर दो, देखो क्या निकल के आता है। नाउ पुट इक्वेशन 10 इन 9। 10 को कहाँ रखो 9 में रखो, तो अल्फा का जो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज ई नॉट ई की पावर माइनस का अल्फा प्लस आयोटा बीटा और इनटू कितना आया जेड आया, फिर प्लस का आयोटा ओमेगा टी आ गया और डायरेक्शन विल बी एक्स कैप। ठीक है, और थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू दिस इज ई नॉट और इनटू कितना आ गया ये ई की पावर माइनस का अल्फा जेड, ऐसा लिखता हूँ इसको मैं, और फिर इनटू ई की पावर माइनस का आयोटा बीटा जेड, और फिर यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये प्लस का प्लस है ना प्लस का आयोटा ओमेगा इनटू कितना आया टी आ गया। आयोटा ओमेगा इंटू टी, तो यहां से डायरेक्शन विल बी एक्स कैप, किसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E इक्वल टू कितना आ गया ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू दिस इज ई नॉट ई की पावर माइनस का अल्फा इंटू जेड इंटू ई की पावर, यहां से आयोटा बाहर ले लो और अंदर कितना बच गया ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड बच गया, ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड एंड इट इज एक्स कैप। ठीक, तो दिस इज another way of writing equation number 9 in terms of alpha beta. Okay, so this is also solution of equation number 8. ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में बंद कर दो एंड दिस इज मोर इंपोर्टेंट। ये जो इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ रखी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम क्या रखेंगे आगे याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसे क्या बोल दो समीकरण नंबर 11 बोल दो। तो ये क्या होगी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11 होगी। ठीक है, बात समझ में आई। नाउ अब देखो, अब हमें ये तो क्या निकला सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ई के लिए निकल गया, यानी इक्वेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन निकला है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 का निकला, वो भी कब एक स्पेशल केस के लिए जब हमारी वेव किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सिमिलरली फॉर एच क्या हो जाएगा बताओ, सिमिलरली फॉर एच जो एच के लिए हो जाएगा इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, उसके लिए ये इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, फिर उसको ऐसे सॉल्व करोगे, फिर ऐसा निकालोगे, फिर इक्वेशन नंबर कुछ इस तरीके से करोगे, फिर ऐसा रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर देखोगे, फाइनली आना यही है सिंपल। यहां पर क्या आ जाना है, यहां पर एच आ जाना है और यहां क्या आ जाना है एच नॉट आ जाना है। ठीक है, ये तो बात होगा ना, कुछ और थोड़ा होगा, नया थोड़ा होगा। तो सिमिलरली यहां पर लिख देंगे हम किसके लिए एच जेड कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये एच नॉट। अब ये शॉर्टकट क्यों अपनाया हमने, क्योंकि हमको पता है ना भैया पूरा सॉल्यूशन ऐसा ही होने वाला है। क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 7 है उसको ऐसे लिख दोगे, यहां पर कितना आ जाएगा एच जेड, यहां पर भी एच जेड, सॉल्यूशन निकालोगे, ये आएगा एच जेड ई नॉट ई की पावर माइनस का गामा जेड, फिर ऐसा करोगे, फिर ये आएगा और सिंपल क्या आ जाएगा यहां पर एच नॉट आ जाएगा सिंपल ई नॉट की जगह, और इंटू कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस का अल्फा जेड एंड इंटू ये मेरे पास कितना आएगा आयोटा
एंड दिस इज ओमेगा टी एंड माइनस का बीटा जेड। बस एक अंतर आएगा, वो अंतर क्या होगा हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी इन वाई कैप। तो डायरेक्शन कहां की ओर आ जाएगा, ये वाई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। एंड सेड सम इक्वेशन नंबर, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 12 बोल दो। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, सॉल्यूशन निकल गए। ठीक, इसे हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 12 बोल दिया। ओके, बात आई समझ में। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, जो अल्फा यहां पर लिखा है और जो बीटा यहां पर लिखा है। ठीक, अगर मैं इक्वेशन नंबर 11 और 12 को थोड़ा ध्यान से देखूं और इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ड्रॉ करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, इनका रियल पार्ट लिखना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में ये कैसे वेव है, दीज आर कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, ये हमको पता है ना। दीज इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12 बोथ आर कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन। अगर मैं इनको इन रियल फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं एक्चुअल वेव फंक्शन लिखना चाहूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्चुअल वेव फंक्शन, एक्चुअल वेव फंक्शन, एक्चुअल वेव फंक्शन यानी ऑफ ई एंड एच, ऑफ ई एंड एच, ई और एच के जो एक्चुअल वेव फंक्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं यहां पर ई का लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा ना, तो ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, यानी कॉस थीटा की जगह ये पूरा चीज आ जाएगा। ठीक, ये इसमें तो हम एक्सपर्ट है ना, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये वाला पार्ट ऐसे रहा बिकॉज इट इज ऑलरेडी रियल। तो इसका ये कॉम्प्लेक्स टर्म ये है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज कॉस एंड इनटू कितना आ जाएगा ये ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड। ठीक है, एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 11a, यानी 11 से ही निकल के आया क्या, 11a, ए मतलब पहला पार्ट उसका। सिमिलरली यहां से मैं अगर मैं एच जेड कॉमा टी निकालूं तो दिस इज इक्वल टू एच नॉट ई की पावर माइनस का अल्फा जेड और इनटू कितना आ जाएगा ये कॉस, इनटू आ गया मेरे पास ओमेगा टी माइनस का बीटा जेड। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 12a, इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 12a बोल दिया ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस इक्वेशन नंबर 11a और 12a को ड्रॉ करना चाह रहा हूं। लेट मी ड्रॉ इट, इनको फटाफट ड्रॉ कर दो, मतलब ड्रॉ करने का मतलब इनका स्केच बनाओ। कैसा, किसका ग्राफ आएगा, ऑब्वियसली बात है कॉस का ग्राफ आएगा, और ऐसा हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। क्या यहां पर जो ग्राफ आएगा वो फ्री स्पेस वाला ही आएगा या फिर थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा? एक बार ध्यान से देखो यार, इसको देखो, ध्यान से देखो। अल्फा जो है ना थोड़ा बहुत खुरापाती कर रहा है, मतलब खुरापात कर रहा है यहां पर। अल्फा को ध्यान से देखो, कहां पर है, इधर है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज माई जेड एक्सिस इन दिस डायरेक्शन। जब मैंने फ्री स्पेस में वेव बनाई थी तो कैसी वेव बनाई थी, कुछ इस टाइप से। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कुछ इस टाइप से वेव आई थी नहीं आई थी? आंसर है हाँ जी, आई थी। क्या यहां पर भी ऐसा ही होगा? देखो इसमें क्या था कि दिस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज कांस्टेंट विथ टाइम, यानी विथ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के साथ जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्योंकि वहां पर क्या था, सिर्फ एच ई नॉट था, एच नॉट ई नॉट था या फिर एच नॉट था, ई नॉट था सिर्फ। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वहां पर सिर्फ क्या था, ई नॉट था, ये टर्म नहीं था। देखो इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को, ये टर्म क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं जेड में आगे बढ़ूंगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, यानी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जेड के साथ होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कैसा साइन है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज करेगा। तो बात आई समझ में? तो ये जो चीज है ना, ये खुरापात कर रहा है, ये खुरापात कह रहा है कि ये ग्राफ अभी ऐसा नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा? तो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम ई में आगे, टाइम के साथ जेड में आगे बढ़ेंगे या फिर प्रोपोगेट करेंगे, वैसे वैसे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर इसको मिटाएंगे हम, और जो एक्चुअल यहां पर केस होगा उसको हम लिख के चलेंगे। यानी यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, लॉसी डाइलेक्ट्रिक। ठीक, नामकरण करने का एम ही यही है कि भैया लॉस होता है यहां पर। तो अब जो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आएगा, ग्राफ निकल के आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। पहले ऐसा था, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, ऐसे करके। तो दिस इज हाउ आवर एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज इफ दिस इज एक्स कैप डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, एंड दिस इज माई जेड डायरेक्शन। तो आवर एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है वो,
डिके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आंसर मैचिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आगे बढ़ा दोगे तो आगे जाए कहीं क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आवर एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विथ प्रोपोगेशन। नाउ अब इस हम जो बोल रहा ना मैं डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए एक और वर्ड आता है कि एटीन्यूएट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, एटीन्यूएट। तो यहां पर क्या हो रहा है, एटीन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं, एटीन्यूएशन ऑफ वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एटीन्यूएशन ऑफ वेव। और जो ये एटीन्यूएशन हुआ किसकी वजह से हुआ, इस टर्म की वजह से हुआ। और इस टर्म में जो नया चीज आया वो क्या है, अल्फा है। एंड दिस अल्फा इज नोन एज एटीन्यूएशन कांस्टेंट। जो यहां पर अल्फा जो चीज है मेरे पास उसे हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसी भी एक मीडियम के लिए कितना होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका फिजिकल मीनिंग समझो। ये क्या कह रहा है कि ये बता रहा है कि कोई वेव जब किसी लॉसी डाइलेक्ट्रिक में या मीडियम में ट्रेवल करती है वो किस तरीके से एटीन्यूएट होती है, या बोल सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड किस तरीके से डिक्रीज होता है। या उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका जो स्पेटियल पार्ट है, यानी जेड के साथ, स्पेटियल पार्ट का मतलब जेड के साथ वो किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, वो कौन दिखाता है, ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट दिखाता है। बात समझ में आई, एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है करके। ओके, यहां पर जो अल्फा है वो क्या है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट है। बहुत बार ये चीज फाइंड करने के लिए आती है। अभी तो हमको समझ में आया कि इसे हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम फाइंड कर जब हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तब इसको हम फाइंड कर लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट एम रहने वाला है। ठीक है, जैसे मैं ये सब कुछ आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा, अब जो नेक्स्ट एम रहेगा हमारा जस्ट नेक्स्ट वो क्या रहेगा कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करना और यहां पर बीटा की वैल्यू भी फाइंड करना। ठीक है, और वहां जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यू की हेल्प से हम किसी भी एक मीडियम के लिए एटीन्यूएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मीडियम में वेव एटीन्यूएट होगी या फिर नहीं होगी। ये बात समझ में आई। ठीक है, इसको हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इसी की वजह से वेव जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो क्या, उसका एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है, कम 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 होते जा रहा है। देखो हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, नाउ दूसरी बात आती है यहां पर, एक इसका यूनिट भी लिख लो, यूनिट ऑफ अल्फा। यूनिट ऑफ अल्फा कई बार पूछा जाता है, दिस इज नेपियर पर मीटर। नेपियर पर मीटर यूनिट की कितनी होती है, क्या होती है इसकी, नेपियर पर मीटर। सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, एनपी पर मीटर। ओके, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ एटीन्यूएशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, या कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्या होगा, नेपियर पर मीटर होगा और बाकी में उसकी यूनिट अलग होगी, वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, यानी डायमेंशन फॉर्मूला से जो हम ऑप्शन क्लिक करते हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं ना। अगला आता है यहां पर क्या, बीटा। बीटा क्या है हमारे पास, बीटा के बारे में हम जानते हैं, बताओ बीटा क्या होगा। बीटा विल बी आवर फेज कांस्टेंट एंड अनदर नेम इज वेव नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट, और एक और नाम होता है इसका क्या, वेव नंबर। ओके, समझ में आई बात। तो वेव नंबर बोलो या फिर फेज कांस्टेंट बोलो, वो क्या है हमारा बीटा है। बीटा को क्या बोलते हैं हम, फेज कांस्टेंट या फिर वेव नंबर। ठीक, तो दिस इज अवर बीटा एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि दिस इज कॉल्ड बीटा एंड दिस अल्फा इज नोन एज attenuation constant. Now our next aim is finding values of alpha and beta. हमें क्या करनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है भाई नेट में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अभी जो इसको डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला निकल के आता है अल्फा के लिए, एटीन्यूएशन कांस्टेंट के लिए फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, गेट में थोड़ा सा मॉडिफाई करके, यानी किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए पूछ दिया। ओके, समझ में आई बात। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटीन्यूएशन कांस्टेंट फॉर ए फ्री स्पेस, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, बिना फॉर्मूला देखे ऐसे बताना है, हाउ बताना है कि भैया एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि वहां पर एटीन्यूएशन होता ही नहीं है, वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोपेगेशन। बात आई समझ में, दैट्स व्हाई। ओके, दिस इज द, यही है मतलब जो है, समझ रहे हो बात को, इसी को कहते हैं कनेक्ट करना, अपने पिछले लेक्चर से आगे वाले लेक्चर को कनेक्ट करना। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज माय एटीन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा एंड दिस इज माय फेज कांस्टेंट और वेव नंबर बीटा, एंड दे बोथ द क्वांटिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। नाम इनका याद रखना है, कभी कभी नाम भूल जाते हैं हम, अल्फा को क्या बोलते हैं, बीटा को क्या बोलते हैं, और गामा को क्या बोलते हैं। गामा इज फेज कांस्टेंट, गामा इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, बीटा इज फेज कांस्टेंट और वेव नंबर,
एंड अल्फा इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। अगले क्लास में क्या करेंगे, अभी हो गया शायद टाइम, ठीक है, आई होप 40 मिनट से ऊपर होगी वीडियो होगी। और अब अगली क्लास का एम देखो। अब एम जैसे हमने फ्री स्पेस में वैसे यहां पे करेंगे। पहले अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक लेक्चर उसमें बन जाएगा बिकॉज थोड़ा लंबी डेरिवेशन है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वेव इंपीडेंस होता है ना उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेव इंपीडेंस हमने फ्री स्पेस में डिस्कस किया था, यहां भी उसको करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक जनरल व्यू देखेंगे। वहां पर सिर्फ हमारे पास क्या था, वेव इंपीडेंस रियल था, लेकिन आप यहां पाओगे वेव इंपीडेंस विल बी कॉम्प्लेक्स, ओके। और उस कॉम्प्लेक्स वेव इंपीडेंस को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। और मैं जितना पोर्शन आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी ना, तो बीच में आई थिंक आज या कल वाले लेक्चर के बीच में मैं एक लेक्चर डाल दूंगा जहां पर मैं कॉम्प्लेक्स का वो वाला पार्ट आपको पढ़ा दूंगा जो वहां पर यूज होने वाला है, कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं और उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। फिर जाके हम कहां आएंगे, इंपीडेंस वाले पोर्शन में आएंगे, ठीक। आई बात समझ में। तो दिस इज अवर टुडे लेक्चर। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।